हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम लेते हैं, आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। देखिए, इस पर एक याचिका दी गई थी कि जो EWS को, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को, जो वीकर सेक्शन को जो दिया जा रहा है 10% आरक्षण, वो मान्य नहीं है। इस पर एक याचिका दी गई थी जिस पर 3-2 के बहुमत से ये 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया गया है। इसमें EWS को जो सरकारी नौकरियों में या उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण मिला था 10% का, उसको अब सही मान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से व्यापक असर डालने वाले ऐतिहासिक फैसला इसमें सुना दिया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में 3-2 से बहुमत 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया गया है। अब अगर हम इसमें बात करें कि कौन कौन इसके पक्ष में थे, तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और JB पार्डीवाला ये इसके पक्ष में थे। और वहीं इसमें जस्टिस UU ललित और S रविंद्र भट्ट इसके खिलाफ थे। तो सबसे पहले जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने फैसला पढ़ा। उन्होंने EWS आरक्षण को संविधान सम्मत घोषित करते हुए आर्थिक आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। उन्होंने फैसले में कहा कि आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण देने और उससे SC ST और OBC को बाहर रखने के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है। आरक्षण सकारात्मक कार्यवाही का एक साधन है। इसके जरिए गैर लाभकारी जो लोग होते हैं, बराबरी लाने का उनका लक्ष्य था। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन होने के आधार पर भी इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। सीमा सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के लिए है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि विधायिका लोगों की आवश्यकताओं को समझती है। इस संविधान संशोधन के जरिए राज्य सरकार को SC ST और OBC से अलग किसी अन्य वर्ग के लिए सकारात्मक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, पर्यावरण सुधार में सहयोग करें या विनाश के लिए रहें तैयार। देखिए, COP27 जो मिस्र में आयोजित हो रहा है, उसमें ये बोला गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस द्वारा। उन्होंने बोला है कि या तो आप पर्यावरण को सुधारने के लिए सहयोग करिए या फिर आप विनाश के लिए तैयार रहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि विश्व पर्यावरणीय नर्क की ओर जा रहा है। उन्होंने दुनिया के 2 प्रदूषित देशों चीन और अमेरिका से मिलकर कार्य करने का अनुरोध भी किया है। महासचिव गुटरेस ने भी ये माना कि मानवता को कायम रखना हम सभी पर निर्भर है। हम पर्यावरण सुधार के लिए एकजुटता का समझौता करें या फिर सामूहिक रूप से आत्महत्या का समझौता कर लें। सुधार के लिए कदम ना उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां समय गंवाने के लिए हमें माफ नहीं करेंगी। मिस्र में हो रहे इस सम्मेलन में 18 नवंबर तक वायुमंडल में बढ़ रहे तापमान और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के उपायों पर नेता और विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। सम्मेलन में 100 से ज्यादा नेता आने वाले दिनों में इस बाबत सुझाव देंगे और उन्हें अमल में लाने के तौर तरीके बताएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश में आई भयंकर बाढ़ के बारे में बताएंगे। इस बाढ़ से पाकिस्तान में $40 अरब की संपत्ति का नुकसान हुआ है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं सम्मेलन की मेजबानी कर रहे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा है कि पर्यावरण में बदलाव हमारे हस्तक्षेप के बिना नहीं रुकेगा। इस बदलाव को रोकने के लिए हमारे पास सीमित समय है। हमें पर्यावरण में सुधार के लिए प्रत्येक क्षण का उपयोग करना होगा और पर्यावरण सुधार के लिए संपन्न देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए। 2030 तक कोयले का उपयोग बंद करें, जबकि गरीब देश 2040 तक कोयले का इस्तेमाल रोकें। अब ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। कि आपको पता होगा कि ये मिस्र में हो रहा है, शर्म अल शेख में हो रहा है मिस्र के। और ये जो COP27 है, अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसकी थीम है डिलीवरिंग फॉर पीपुल एंड द प्लैनेट। डिलीवरिंग फॉर पीपुल एंड द प्लैनेट। COP27 आप जो देखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। उसके बाद ये आयोजित किया जाता है यूनाइटेड नेशन के NFCCC द्वारा। इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है,
मीरा मुकुंद धोते को मिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। एम्स के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर में कार्यरत रही नर्स मीरा मुकुंद धोते को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। धोते वर्ष 1990 से 2022 तक एम्स में कार्यरत रहीं। वह नर्सिंग उपाधीक्षक यानी कि डीएनएस के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत होने से गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। नागपुर की रहने वाली धोते के पति एलआईसी एजेंट हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में शुरू किया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार देश में नर्सिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और इस बार टोटल 51 नर्सों को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, न्याय संगत और बहुध्रुवीय विश्व के लिए काम करेंगे भारत रूस। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार देर शाम मॉस्को रवाना हो गए। उनके मॉस्को पहुंचने से पहले ही राष्ट्रपति पुतिन को सरकार ने भारतीय विदेश मंत्री की इस यात्रा को अपने हिसाब से वैश्विक मंच पर प्रचारित करने की पूरी कोशिश की है। मॉस्को का कहना है कि भारत और रूस मिलकर न्याय संगत और बहुध्रुवीय विश्व बनाने की मंशा रखते हैं और दोनों को वैश्विक मंच पर औपनिवेशिक सोच को बढ़ावा देना अस्वीकार्य है। जयशंकर की यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता को लेकर अमेरिका व पश्चिमी देशों में भी नई सोच उभर रही है। माना जा रहा है कि जयशंकर यात्रा के दौरान यूक्रेन की मौजूदा स्थिति का कोई स्थायी समाधान निकालने को लेकर खास बातचीत करेंगे। मंगलवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ जयशंकर की द्विपक्षीय बातचीत होगी। बातचीत का एजेंडा काफी व्यापक है। अगर द्विपक्षीय रिश्तों की बात करें तो किस तरह से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर ज्यादा फोकस रहने की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि एनपीए काबू में आया तो खिल उठे सरकारी बैंक। अब एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो लोन दिया जाता है और उसकी जब वापसी नहीं होती है तो वो एनपीए हो जाता है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन से अगर शेयर बाजार गुलजार है तो केंद्र सरकार भी गदगद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के भारी भरकम मुनाफे का पूरा श्रेय न केवल सरकार को दिया बल्कि फंसे कर्जों यानी कि एनपीए के काबू में आने के लिए सरकारी नीतियों की प्रशंसा भी की है। उन्होंने खास तौर पर एसबीआई, केनरा बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का जिक्र किया। वैसे सरकारी क्षेत्र के दर्जन भर बैंकों ने जुलाई से सितंबर 2022 की तिमाही में कुल 25,685 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि पहली तिमाही में इन बैंकों का शुद्ध लाभ 40,991 करोड़ रहा है। इनमें से कई ऐसे बैंक रहे जिनके फंसे कर्ज की समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि आरबीआई ने वर्ष 2013-14 में इनके कामकाज को सीमित कर दिया था। वित्त मंत्री ने इंटरनेट मीडिया पर बताया कि बैंकों के एनपीए में लगातार कमी करने से और उनके वित्तीय तौर पर मजबूत बनने की हमारी सरकार की कोशिशों का असर दिखाई देने लगा है। सभी 12 सरकारी बैंकों का दूसरी तिमाही में मुनाफा 50% की रफ्तार से बढ़ा है, जबकि पहली छमाही में 31.6% की रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है। जीडीपी के अनुपात में नकदी का प्रचलन घटा। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश की इकोनॉमी में नकदी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और यह 32 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। एसबीआई के प्रमुख अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने इन आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अभी कुल इकोनॉमी में नकदी की हिस्सेदारी अगर प्रतिशत में देखी जाए तो वर्ष 2016 में लागू नोटबंदी से भी कम है, जबकि इस दौरान इकोनॉमी का आकार 1.7 गुना बढ़ा है। ऐसे में नकदी प्रचलन के कुल आंकड़ों को यही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। घोष ने ट्विटर पर लिखा कि वित्त वर्ष 2016 में देश की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% थी, जबकि प्रचलन में नकदी में 15.5% की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2021-22 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 19.5% थी, जबकि प्रचलन में नकदी में वृद्धि दर 9.8% थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से। पहली न्यूज है कि दक्षिण कोरिया व अमेरिका पर हमले का अभ्यास
दक्षिण कोरिया व अमेरिका पर हमले का अभ्यास थे मिसाइल परीक्षण। उत्तर कोरिया की सेना ने सोमवार को ऐलान किया कि मिसाइल परीक्षण की उसकी हालिया श्रृंखला दक्षिण कोरिया और अमेरिका के हवाई अड्डों एवं युद्धक विमानों पर हमले का अभ्यास थे। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी धमकी दी है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो किम का शासन समाप्त हो जाएगा। कोरियाई पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के हवाले से कहा गया है कि आर्मी के इस तरह के हालिया सैन्य अभियान दुश्मनों की सैन्य उग्रता का जवाब है। वहीं उत्तर कोरिया की घोषणा ने उसके नेता किम जोंग उन के अपने सैन्य अभ्यास का विस्तार करने के लिए प्रतिद्वंदियों के दबाव के सामने पीछे न हटने के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया है। नेक्स्ट न्यूज है, चीन की नाराजगी के बीच व्यापार वार्ता के लिए ताइवान दौरे पर ब्रिटिश मंत्री। ब्रिटेन के व्यापार राज्य मंत्री ग्रेग हैंड्स के 2 दिवसीय ताइवान दौरे को लेकर चीन ने नाराजगी जताई है। सोमवार को चीन ने कहा कि ब्रिटेन ऐसा कर वन चाइना पॉलिसी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता से मुकर रहा है। व्यापार वार्ता के लिए सोमवार को शुरू हुई ब्रिटेन के व्यापार राज्य मंत्री की यात्रा राजनीतिक महत्व रखती है, क्योंकि यह एक उच्च स्तरीय ब्रिटिश अधिकारी की पहली यात्रा है। चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, इसलिए ताइवान से किसी भी देश के आधिकारिक संबंध या बातचीत का पुरजोर विरोध करता है। विदेशी सरकारों के इस व्यवहार को वह चीन से ताइवान के अलगाव को समर्थन करने के रूप में देखता है। ब्रिटिश व्यापार राज्य मंत्री ग्रेग हैंड्स ताइवान की यात्रा के दौरान ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन और 25वें वार्षिक ब्रिटेन ताइवान व्यापार वार्ता के सह संयोजक से मुलाकात और वार्ता करेंगे। चलिए, तो ये आज का यानी 8 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।